और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मारिपोल से। मारिपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का पहला रेस्क्यू वीडियो सामने आ गया है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से अब तक 100 लोगों का रेस्क्यू कराया गया है, जिनमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर बेसमेंट में छिपे हुए थे। इन लोगों को रेड क्रॉस और यूएन की मदद से यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसको माना जा रहा है, क्योंकि 100 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 100 लोग अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं और वो स्थान आप देखिए जहां पर इनका रेस्क्यू हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में। और इस बीच मारिपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया है। बताया गया है कि जहां यूक्रेन के सैनिकों के छिपे होने की आशंका के बाद रूस ने यहां पर जोरदार गोले बरसाए थे और इस स्टील प्लांट को निशाना बनाकर जबरदस्त तबाही मचाई गई, जिसकी वजह से उसके आसपास का इलाका भी बर्बाद हो गया। इसके बाद उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बताया गया कि वहां 25 लोग फंसे थे, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे और इन लोगों को यूक्रेन के सैनिकों ने बस की मदद से राहत कैंपों तक पहुंचाया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी कर लोगों को स्टील प्लांट से सुरक्षित निकालने की जानकारी दी। Продовжується. Все це сталося завдяки саме контролю президента України Володимира Зеленського, Антоніо. साथ ही यूक्रेन ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की, जिसमें वो पूरी तरह वीरान नजर आया, जिसकी इस हालत के लिए रूस के ताबड़तोड़ हमलों को जिम्मेदार ठहराया गया। उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने और मनोज कुमार सिंह यूपी के नए एपीसी बनाए गए। रजनीश दुबे को नगर विकास से हटाया गया, जबकि प्रमुख सचिव पशुधन बनाए गए रजनीश दुबे। उत्तराखंड के चमोली में चट्टान का मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। वहीं इसके चलते दोनों ओर भारी संख्या में गाड़ियां जाम में फंस गईं। जाम को फ्री करने का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में 3 मई से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही भव्य 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। सोमवार से देव डोलियां भी धामों के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। और रूस यूक्रेन जंग लगातार 2 महीने से जारी है और यूक्रेन के हमलों ने राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों का क्या हाल आखिर किया है, उसकी असल तस्वीर अब दुनिया के सामने आने लगी है। यूक्रेन के इरपिन शहर से दिखाते हैं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं 2 नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और यही
इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई, चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं। आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़, अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाकया हुआ था उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए गोलियां दागी गई है, गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई। और पूरा का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आप देखो गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है। और इस बीच इरपिन में रूस के हमलों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके लिए सेना के कई अधिकारी वहां पहुंचे और रूसी हमलों में अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले सैनिकों को याद किया। बताया गया कि यूक्रेन में हर साल ईस्टर के अगले हफ्ते लोग अपनों की याद में इसी जगह उनकी कब्र में फूल चढ़ाने पहुंचते हैं। इस साल रूस के लिए हमले की वजह से इरपिन में ऐसी तबाही मची कि ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें ज्यादातर लोग यूक्रेन की फौज में शामिल थे। इसलिए उन्हें याद करते हुए सेना के अधिकारियों के साथ ही इरपिन के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। Люди приходять і біля своїх могилок, як то кажуть, постояли трошки, як то кажуть, помолилися. साथ ही उन्होंने रूस की सेना पर इरपिन को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया, जिसका सबूत वहां मौजूद इमारतों ने दिया। दावा किया गया कि रूस की मिसाइलों के बरपाए कहर से इरपिन पूरी तरह तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से वहां कुछ इलाकों में तो एक भी मकान रहने लायक नहीं बचा। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कस दिया है। गाजियाबाद पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी है। मोदी नगर इलाके में एक युवक घर की छत पर अलग अलग अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग कर रहा था, जिसका ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दबिश देने गई पुलिस टीम पर मारपीट का आरोप लगा है। मार पिटाई में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ में आपसी रंजिश में गोली चलने का मामला सामने आया है। कार सवार पर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम अब से कुछ ही देर में जर्मनी पहुंचेंगे और कल देर रात पीएम दिल्ली से जर्मनी के बर्लिन के लिए रवाना हुए थे। अपने 3 दिनों के यूरोप दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी जाएंगे। यहां वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। साथ साथ जर्मनी में ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ उनकी बातचीत भी होने वाली है। और ऐसे में क्या कुछ वहां से संदेश जर्मनी की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये देखना होगा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से पीएम मोदी की 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। और जर्मनी में इसे लेकर कैसी तैयारी है, दिखाते हैं आपको जर्मनी के बर्लिन से न्यूज 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर की एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर है और उनका पहला पड़ाव जर्मनी है। यहीं पर उनकी जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है, कई मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों नेता पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आईजीसी की बैठक की सह अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का ये पहला दौरा है 2022 में विदेश दौरा। और इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जिन्होंने पिछले साल ही सत्ता संभाली है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये 1-to-1 वार्ता होने वाली है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहीं पर ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जर्मनी इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहा है। पहले इनकार किया था, लेकिन अब घातक हथियार दे रहा है। दूसरी तरफ पूरा जर्मनी समेत यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ खड़ा है और पीएम मोदी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी का यूरोप दौरा, पहला पड़ाव जर्मनी, जिसमें उम्मीद जगी है कि क्या पीएम मोदी शांति दूत के तौर पर उभरेंगे और इस बातचीत के जरिए
यूक्रेन रूस युद्ध का हल निकलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा बेहद खास रहने वाला है। अपने इस दौरे में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं। इसे लेकर जर्मनी में रह रहे भारतीयों के बीच कैसी तैयारी है, ये समझने की कोशिश की जर्मनी में मौजूद न्यूज 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने। ये काफी ज्यादा खास हो जाता है उनका दौरा, क्योंकि वो यूरोप के दौरे पर हैं। अपनी पहली उनकी विदेश यात्रा है और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो क्या पीएम मोदी इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद रहेंगे, 200 के लगभग लोग मौजूद रहेंगे जो पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक नृत्य भी यहाँ पर होगा और बहुत संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे। लगभग 18,000 प्रवासी भारतीय रहेंगे जिनका यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। उनके साथ विदेश मंत्री भी रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? कपिल कोठारी। कहाँ से आप आए हैं? मैं वैसे जयपुर से हूँ और यहाँ पर 2012 से हूँ। पीएम मोदी की छवि को कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखती हूँ एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम कलोन से आए हैं 6 आवर की ड्राइव के बाद में, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्लिन में देखने वाले हैं। क्योंकि यूरोप में इस वक्त तक हम देखें सारे देश रूस के खिलाफ हैं, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पीएम मोदी की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? हम सोचते हैं कि पीएम मोदी हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। और यूरोप में जो भी ये युद्ध चल रहा है, इंडिया का बहुत पीस लविंग कंट्री है और जो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो बहुत वेलकमिंग होंगे। पीएम मोदी की यहाँ पर मौजूदगी होगी। न सिर्फ प्रवासी भारतीयों में उत्साह है, बल्कि जो जर्मनी के लोग हैं, हम राजधानी बर्लिन में हैं, जर्मनी के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। और आज से पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिनों का यूरोप दौरा आज से शुरू। आज सबसे पहले जर्मनी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से होगी द्विपक्षीय बातचीत। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी है कार्यक्रम। जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे की चेतावनी, कहा 4 मई से जहां जहां लाउडस्पीकर लगे हैं वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। इसे धार्मिक मुद्दा बनाकर तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला, कहा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह हो गया है। शिवसेना बताया कि वो रावण की तरफ है या राम की तरफ। और जंग को पूरे 67 दिन हो चुके हैं और आज 68वां दिन है। अब तक इस युद्ध में ना ही किसी की जीत हुई है और ना ही किसी की हार, लेकिन 2 महीनों से ज्यादा से चल रहे इस युद्ध में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के कई हजार सैनिक मारे गए हैं। अब तक